Hello students, good morning. So our next topic is acceleration due to gravity. हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस चैप्टर में तो हमने पढ़ा है सबसे पहले फोर्स के बारे में। जैसे हमने पढ़ा फोर्स के बारे में पढ़ा, सेकंड में इसमें कौन कौन से फोर्स होते हैं, उनमें से एक टेंशन का फोर्स पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद आया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो वो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ही फोर्स हम देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम है, वो जैसे सन के चारों तरफ घूम रहे प्लेनेट, तो वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं। ठीक, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है वो बताया न्यूटन ने, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। उसने बताया था कि दो मासेस लो, एक का मास है m1, एक का मास है m2, दोनों के बीच डिस्टेंस रखी r। तो अब दोनों के बीच जो फोर्स होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स होती है, कहीं पे भी चले जाओ पूरे यूनिवर्स में। तो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं हम इसमें। अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एक्सेलरेशन होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जब चेंज होती है, जैसे बाइक के अंदर एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर रेस जिसको, कार के अंदर भी एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेटर से हम क्या करते हैं? स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो वही है ये एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमने कैसे कैलकुलेट किया था पीछे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो था वो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। v था v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और v माइनस यू उनका चेंज हो गया अपॉन टी, टाइम हो गया ये। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन वो किसके कारण है? वो ग्रेविटी के कारण। अब ग्रेविटी कहाँ से है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे आई ये ग्रेविटी। हमारे आसपास जैसे हम देखते हैं कि हमने फोर्स निकाला था अर्थ का, कि अर्थ का फोर्स जो होता है, जैसे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है कुछ फोर्स से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो हमें दिखता है, जैसे इसको खींच रही है अर्थ, इसे हम छोड़ दिया तो ये ऐसे आएगा, तो हमें ये दिख रहा है कि फोर्स लग रहा है। तब इसके फोर्स का कैसे पता चला? क्योंकि स्पीड, इसकी स्पीड यहाँ कितनी है? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे छोड़ते इसकी स्पीड ये ऐसे बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, और बढ़ती क्यों है स्पीड? जब फोर्स लगता है, और फोर्स जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा। अब ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? अर्थ के कारण। हमने अपने आसपास देखा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अर्थ ही है हमारी, तो अर्थ के कारण हो रहा है वो एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये फोर्स किसके कारण लगता है? मास के कारण। और सबसे बड़ा मास कौन है हमारे आसपास? अर्थ ही हमारी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको जो खींच रहा है वो कौन खींच रहा है? अर्थ ही खींच रहा है। तो यहाँ पे अर्थ जो खींच रही है किसी फोर्स के कारण, जहाँ पे फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन तो होगा ही, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है ही। अब एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? अर्थ के कारण। और अर्थ के कारण मतलब अर्थ यहाँ सबसे बड़ी बॉडी है, इसलिए उसका नाम दिया गया ग्रेविटी। ठीक है, जो सबसे बड़ी बॉडी उसको उससे, जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स था। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स होता है, जो हमें दिखता है, वैसे होता ही है लाइटर ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में हमें दिखता है। तो यहाँ से जैसे ये वर्ड लिया ग्रेविटी, क्योंकि ये फोर्स कौन सा है? ये ग्रेविटेशनल का फोर्स है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ये किसके कारण हो रहा है? ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? सिंपल वर्ड में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम फ्रीली फॉल कर देते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण अर्थ खींच लेती है। और अर्थ जब खींचती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? यहाँ स्पीड 0 थी, यहाँ 5 होगी, यहाँ 10 होगी, या 15 होगी, ऐसे। तो एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो ये स्पीड जो बढ़ रही है, अब ये किसके कारण हो रहा है? ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, लिखो। when an object is freely fall का मतलब क्या है? उसको फ्रीली ऐसे छोड़ दो, ऐसे नहीं है ऐसे हमने छोड़ा या ऊपर की तरफ ऐसे किया, सिर्फ उसको छोड़ दो ऐसे, उसको बोलते फ्री फॉल। ठीक है, मतलब बिना कोई फोर्स लगाए छोड़ना, यहाँ हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, इसको ऐसे छोड़ दिया, उसको बोलते फ्रीली फॉल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रीली फॉल अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये भी ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन अर्थ अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स on it and it gets accelerated, मतलब इसमें acceleration आ गया, it get accelerated, this acceleration is called acceleration due to gravity, this acceleration is called acceleration due to gravity. ठीक, किसी ऑब्जेक्ट को जो हम फ्रीली फॉल करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, ऐसे हमने फ्रीली फॉल कर दिया सरफेस, तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाती है और फोर्स के कारण क्या होगा, एक्सेलरेशन है, क्योंकि जहाँ पे फोर्स होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन तो होता ही है। फोर्स के कारण स्पीड होती है चेंज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कार चल रही है, एक्सेलरेटर दबा दिया, मतलब फोर्स लगाया उसके ऊपर, ठीक है, तो फोर्स के कारण उसकी स्पीड बढ़ गई, या उसको उस पर जैसे हमने लगाए ब्रेक लगाया, तो फोर्स लगाए ब्रेक ने, उसके कारण स्पीड क्या हो, कम, और स्पीड चेंज होने क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, 0 स्पीड है, फिर यहाँ पे आएंगे 5, 10, ऐसे स्पीड क्या हो, बढ़ता है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको डिनोट करते हैं इससे, ठीक है, ग्रेविटी से का जो फर्स्ट वर्ड ले लिया इसमें, तो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी, इसको हम करते हैं स्मॉल जी से डिनोट, ठीक है। लेकिन हम फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, तो अब इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए एक तरीका तो ये है, नोट इट डाउन, ठीक है। ये नोट करने के बाद अब इसके हम वो निकालते वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इसलिए जो स्मॉल जी है इसके हम निकालते वैल्यू, कितनी है इसकी वैल्यू। तो हमने ये अर्थ ली, ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर हो गया, मतलब अर्थ का जो मास हो सेंटर पे है, ठीक है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ होगी, यहाँ से यहाँ पे एम ई तो क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो एम ई यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, आर ई है या रेडियस ऑफ अर्थ है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको हमने फ्रीली फॉल किया, ये है ऑब्जेक्ट और इसका मास है स्मॉल एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको एच हाइट से हमने ये नीचे की तरफ फेंका, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया इस नीचे, ठीक है, ये फ्रीली फॉल कर दिया इसको, और ये जो हाइट है वो अर्थ से एच हाइट है, एच हाइट होगी, एच है यहाँ पे हाइट फ्रॉम विच बॉडी फ्रीली फॉल, ठीक है, एच ही हो गया, एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसको हम जब छोड़ेंगे, जब ये यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे, तो इसका हम बनाते हैं डायग्राम, जैसे ये तो हो गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट मास, कि हमने ये किया सपोज कि अर्थ का पूरा मास यहाँ सेंटर पे है, क्योंकि जैसे इसमें हम जो लेते हैं डिस्टेंस ग्रेविटेशन फोर्स में कहाँ से कहाँ लेते हैं, सेंटर टू सेंटर, तो अर्थ का ये हो गया सेंटर और ये हो गया बॉडी का सेंटर, तो हमने ये बनाया, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये है कितनी, ये है h, और ये है कितनी, ये यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ है, ये तो h है ही, और ये क्या है, ये यहाँ पे ये रेडियस ऑफ अर्थ होगी, तो टोटल जो होगी डिस्टेंस वो कितनी होगी, आर ई प्लस एच।
अब ग्रेविटेशन फोर्स का वो लगाते हैं फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1, ठीक है। एक मास तो क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ है, और दूसरा मास क्या है, ऑब्जेक्ट का। जैसे एग्जांपल ये है कि यहाँ सरफेस पे हम खड़े हैं और ये जैसे डस्टर है, इसका मास है, इसको हमने फ्रीली फॉल कर दिया, तो इसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी अर्थ की, तो सेंटर से ये RE इतनी हुई, और ऊपर ये सरफेस ये लगा लो h हाइट, तो फोर्स कितना लग रहा है। अब एक मास तो ये है, एक मास तो ये है, और एक मास का है अर्थ का, अर्थ के सेंटर पे, ठीक है। तो मास, इसमें फोर्स निकालते, फोर्स का फॉर्मूला G m1m2/r²। तो m1 क्या है, मास, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्ट है वो है अर्थ, तो उसका मास हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट है जो वो जिसको हम फ्रीली फॉल कर रहे हैं, अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर, RE प्लस h का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये आ गया फोर्स। अब यहाँ पे देखो h जो हाइट है वो कितनी है, जैसे ये ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर है उससे, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर भी हो गया, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, जो अर्थ की है रेडियस वो है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर हो गया। नहीं मीटर में लेंगे तो 64 लाख मीटर, तो इतने वो हो गए मीटर। तो इसमें जैसे ये हाइट को अगर जोड़ भी देंगे, ये हाइट है कितनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे बॉल हमने यहाँ से फेंकी, तो हम बॉल को कितनी हाइट से फेंक सकते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर लगा लो। 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ हो जाता है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो वो 5 मीटर, 10 मीटर, वो इसके कंपेरिजन में जो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इसके कंपेरिजन में क्या है, बहुत कम है। एक तरह से ये है कि ये तो अर्थ है, ठीक है, ये तो अर्थ होगी, ये इसकी रेडियस होगी अर्थ की, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ से फेंका गया, इतनी ऊपर से फेंका गया, क्योंकि अब देखो ये डिस्टेंस है इतनी सी, ये इतनी सी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी होगी डिस्टेंस, हाइट फ्रॉम विच बॉडी फ्री फॉल, ठीक है, सरफेस से कितनी हाइट है, तो वो बहुत कम होती है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 1 किलोमीटर होगी। 100 किलोमीटर तक भी हम क्या मानते हैं, बहुत छोटी, क्योंकि 100 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर में बहुत ज्यादा वो हो गया डिफरेंस। इसलिए हम इस हाइट को, ये हाइट है, ये ऑलमोस्ट इसके कंपेरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, h इज वेरी लेस देन RE, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सिंबल लेस देन RE, अगर लेस देन RE का मतलब ये हो गया, एक जैसे 6400 और एक 6300 हो गया, ठीक है। लेकिन ये लिख देंगे लेस, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो h है, जो हाइट है, ये हाइट है, ये इस रेडियस के कंपेरिजन में बहुत बहुत छोटी है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं h इज लेस देन RE। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हेंस h कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए हम h को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान दो 1 लाख के अंदर हम एक रुपए जोड़ दें, 1 लाख वो है रुपए, उसके अंदर 1 रुपए जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो उस पर कुछ ज्यादा वो नहीं पड़ेगा फर्क, हम कहेंगे 1 लाख ही कहेंगे उसको, क्योंकि उस 1 रुपए से उसके ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ पे भी वही है, 6400 किलोमीटर में अगर हम यहाँ 1 किलोमीटर अगर जोड़ भी देंगे तो भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आए, क्योंकि 6400 का स्क्वायर और 6401 का स्क्वायर, उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम h को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो f का फॉर्मूला क्या आ गया, f इज इक्वल टू GME/RE², ये आ गया, ठीक है। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ फोर्स ऑन द बॉडी, तो उस फोर्स कितनी होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो इक्वेशन होगी फर्स्ट, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मास है m, जो ऑब्जेक्ट उसका मास है, और एक्सेलरेशन ये कौन सा है अभी बताया, ये एक्सेलरेशन किसका, ये हो गया ग्रेविटी का, तो इक्वेशन होगी सेकंड। इनको कर देते कंपेयर, तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट में देखो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या दोनों की इक्वल, इसलिए ये राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल, तो ये हो गया mg इज इक्वल टू GME/m/RE का स्क्वायर। अब ये m से m हो गया कैंसिल, ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, GME/RE², ये फॉर्मूला है।
ठीक, अब देखो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, कैपिटल जी क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कहीं भी ले जाओ वो फिक्स रहेगी। दूसरा है मास ऑफ अर्थ, और तीसरा है यहाँ ये रेडियस ऑफ अर्थ। मास बढ़ेगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये अब इससे हमें पता चलता है कि जैसे हम यहाँ पे मून की ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमने अर्थ की निकाली। मून की निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ अर्थ की जगह क्या ले लेंगे, मून ले लेंगे, मास ऑफ मून हो जाएगा, और उसके ऊपर वही है ऑब्जेक्ट मून के सरफेस पे, तो F इक्वल टू जी मास ऑफ मून और मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर। अब यहाँ पे रेडियस किसकी आ जाएगी, मून की आ जाएगी, तो रेडियस ऑफ मून प्लस एच का स्क्वायर। फिर वही एच की वैल्यू बहुत छोटी है आर ई से, क्योंकि जैसे मून के सरफेस से भी हाइट कितनी होती है, बहुत कम होती है, मून की रेडियस वैसे काफी वो है ज्यादा वैसे। तो F इक्वल टू जी मास ऑफ मून, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जी मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून। तो अब इसमें हम ये कहते हैं कि ये ग्रेविटी किस पे करे डिपेंड, मास पे करे डिपेंड, ये अर्थ की है। अब दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो उसका वो आ जाएगा मास, मून पे जाएंगे तो मून का मास आ जाएगा, और मून पे और ये उसी की आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। जुपिटर पे जाएंगे तो जुपिटर का मास आ जाएगा, ठीक, और रेडियस उसकी आ जाएगी जुपिटर। तो इसका मतलब ये होगी ये जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये डिफरेंट होगी डिफरेंट प्लेनेट के ऊपर। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लेनेट, एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। Mass of the planet and radius of the planet. Hence, its value is different for different planets. ठीक है, इसकी वैल्यू हर प्लेनेट पे अलग अलग। जैसे अर्थ के ऊपर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो जैसे जी की वैल्यू है वो कितनी होगी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, और मास कितना हो गया अर्थ का, ये सब कुछ इसमें पुट करते हैं। ये हम अर्थ के लिए वो कर रहे हैं कैलकुलेट, तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। अर्थ का मास है इतना, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, ये याद रखना है, पहले मैंने बताया था किसने किया था। ठीक, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये होगी ना। इसको क्या लिखेंगे, 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर, तो इसको लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर आएगा ये पॉइंट अगर लगाएंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 6.67 की मल्टीप्लाई कर दी 6 के साथ, तो कितना आएगा 40.02 इसकी मल्टीप्लाई, और 10 टू द पावर माइनस 11 और 24, ये कितना हो गया, 24 में से गए माइनस 11, तो ये हो गया 13, 10 टू द पावर 13 हो गया। नीचे 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 40.96 आएगा, और 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 10 टू द पावर 12 आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर 12, ऊपर इसमें देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 4002 अपॉन 4096, इनका पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, और 10 टू द पावर 13 12 ऊपर गया तो किसका हो जाएगी, माइनस का, तो 13 है ही, और माइनस 12 कितना बचेगा, 10 ही बचेगा, तो ये आएगा 40020 अपॉन 4096। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.77। इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये आएगी 9.8 वैल्यू। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो अर्थ के ऊपर जो आती है वैल्यू कितनी आती है, 9.8। अब यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, यूनिट वही जो हमने पीछे पढ़ी थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसमें ध्यान रखना है, काफी जगह यूज होगा आगे फिजिक्स में। ठीक है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, चाहे बेशक हो किसी कारण, ग्रेविटी कारण है, तो उसकी यूनिट तो वही रहेगी। तो इसकी हमने वैल्यू निकाली अर्थ के लिए 9.8 और मीटर पर सेकंड। अब मून के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मास मून का पुट करेंगे और रेडियस मून की पुट करेंगे, जी तो फिक्स रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया है, जी की वैल्यू पुट की और अर्थ के मास की वैल्यू पुट की, अर्थ के ये रेडियस की वैल्यू पुट की।
6.67 की 6 से मल्टीप्लाई कर दी और 10⁻⁻11 और ये 10⁻24 13 हो गया और 6.4 का स्क्वायर 40.96 हो गया और 10⁻6 का 10⁻12 हो गया। फिर हमने इसको पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 4002/4096 इंटू 10 क्यों आया, क्योंकि ये अगर 12 ऊपर कितना है 13, तो 12 जब ऊपर जाएगा -12 हो जाएगा, तो 13 - 12 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 होगी, 10 ही बच गया। तो 40020 10 के साथ मल्टीप्लाई अपन 4096, इसको सॉल्व करेंगे तो 9.77 आएगा, यानी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें हमें वो याद रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही। अब इसमें देखो, ये तो हमने ऐसे की, ये कैलकुलेशन से की हमने, ये कैलकुलेशन से की। अब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं कि एक्सपेरिमेंट से उसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से देखो कैसे हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू। एक्सपेरिमेंट से हम ये वैल्यू कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने पीछे वो पढ़ी थी इक्वेशन, ये S = ut + ½ AT²। ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। तो अब देखो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जैसे यहां से हमने फेंका, ठीक है, फ्रीली फॉल है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल, इसको और हम वो कर देते छोटी, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे थे, बॉल फ्रीली फॉल कर रहे थे। तो u कितना हो गया 0, तो S = ½ AT²। u का 0 क्योंकि हम देखो किस चीज को कर रहे हैं, फ्रीली फॉल कर रहे हैं। तो फ्रीली फॉल मतलब उसको हम कोई स्पीड नहीं दे रहा, हमने उसको ऐसे छोड़ दिया बिना फोर्स लगाए, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0। तो u की जगह पुट कर दी 0, S = ½ AT² हो गया। अब इसको छोड़ने के बाद ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया अर्थ के सरफेस पे, मतलब ये जमीन के ऊपर गिर गया। ठीक है, तो जमीन से इसकी हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हाइट होगी। तो s की जगह पुट कर देंगे हाइट h, ½ as it is। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसके कारण गिरा, अर्थ के फोर्स के कारण। तो फोर्स लगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसने ही तो फोर्स लगाया अर्थ ने, और यहाँ पे t² हो गया। अब हाइट हमें पता है, ठीक है, हाइट हमें कैसे पता चलेगी कि कितनी हाइट से उसको फेंका गया ऊपर से, मतलब छोड़ा गया, फ्रीली फॉल किया गया। टाइम कैसे नोट कर लेंगे, हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, जब उसको यहाँ से छोड़ा गया तो टाइम ऑन किया, और जब गिरा तब टाइम हमने बंद कर दिया, हमने टाइम नोट कर लिया कि कितना टाइम लगा। तो टाइम का पता है, h का पता, तो यहाँ से हम g की वैल्यू निकाल, g की वैल्यू कितनी आएगी 2h/t²। h भी पता है हमें और टाइम पता है, तो हमने यहाँ पे g की वैल्यू कैलकुलेट की, तो वो g की वैल्यू वही आई 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो हमने कैलकुलेशन से की है, और ये किससे की है, एक्सपेरिमेंटली की है। ठीक है, ये चेक कर लेना, आप भी कर सकते हो। जैसे एक बॉल लेना, अब इसमें देखो बॉल ले लो, इसमें हम पता चल रहा है कि जी की वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं करी डिपेंड। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, स्मॉल m था, तो उसके ऊपर वो नहीं करी डिपेंड जी की वैल्यू। ठीक है, तो जी की वैल्यू फिक्स होती है, चाहे मास छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उस पर वो नहीं करती डिपेंड। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली आई, ठीक है, ये है बाई एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू ये आ गई, जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि जो हमने कैलकुलेट की थी कैलकुलेशन से, और जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें वो दोनों इक्वल ही आ रही है। ठीक है, तो ये आई इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। अब देखो इसमें एक चीज और लिखना, एक पॉइंट जो मैंने बताया था अभी कि जी की वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। तो लिख लो द वैल्यू ऑफ जी, नोट डाल के। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जैसे एक तो हमने भारी जो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ा और एक हल्के ऑब्जेक्ट को, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे होगी, मतलब ज्यादा होगी, तो हम ये कहेंगे दोनों पे सेम रहेगी। तो यहाँ पे लिख लो द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ, अब इसमें ये भी ध्यान रखना, जी और एक है कैपिटल जी, ये स्मॉल जी है। तो स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इसमें लिख लो द वैल्यू ऑफ acceleration due to the value of acceleration due to gravity do not depend on the value of acceleration due to gravity do not depend on the
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमने देखो आज क्या क्या पढ़ा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल करते हैं अर्थ की सरफेस पे, तो अर्थ उसको खींच लेती है एक फोर्स लगा के, और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन का नाम हमने क्या दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू हमने निकाली, वो कितनी आई। अब हमने उसमें देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो उसकी जो वैल्यू, उसके लिए हमने क्या लिया, जैसे अर्थ की सरफेस है उससे किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्रीली फॉल किया। फ्रीली फॉल मतलब उसको हमने छोड़ा विदाउट फोर्स अप्लाई, कोई फोर्स नहीं लगा है, तो उसको हमने फ्रीली फॉल किया। तो फ्रीली फॉल करेंगे तो एच हाइट से फ्रीली फॉल किया, तो हमने यहाँ पे जब वो एच हाइट पे था, जब पकड़ रखा, तो उसके ऊपर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रही थी, तो फोर्स हम निकाल एफ इज इक्वल टू जी m1 m2, m1 की जगह क्या पुट कर दिया, मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई। ठीक है, वो उसकी डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस इसकी कितनी है, जब इसको हमने यहाँ से पकड़ रखा है, तो एच हाइट एक तो सरफेस है और साथ साथ क्या है ये। ठीक है, ये क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। अब वो एच हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में क्या है, बहुत छोटी है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, एच को उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट कर दिया तो आर ई बचा, तो वो फोर्स है जी एम ई एम अपॉन आर। इसलिए अब हमने अपने मैकेनिक्स का जो फॉर्मूला है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उससे हमने फोर्स निकाला, तो फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, दोनों फोर्स है, मतलब एक तो उस कैलकुलेशन से हम निकाल मास इनटू एक्सेलरेशन से, एक निकाला हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है दोनों फोर्स ही, इसलिए हमने दोनों क्या पुट कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। इक्वल पुट किया तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी की वैल्यू आ गई कैपिटल जी एम ई एम आर इसके। अब यहाँ पे एम ई है मास ऑफ अर्थ, रेडियस है, ये आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब ये हो गया ये जी की वैल्यू हर प्लेनेट पे अलग अलग हो, क्योंकि बाकी मून के ऊपर मून का मास हो जाएगा, मून की हो जाएगी रेडियस। ठीक है, वीनस के ऊपर उसका मास हो जाएगा, उसकी हो जाएगी रेडियस, इसलिए हर प्लेनेट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें कहीं पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसका मतलब क्या हो गया, जी की वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। अब ये तो हमने निकाली कैलकुलेशन से, अब एक्सपेरिमेंट निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे निकाल, कि हमें जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सॉरी उसमें लॉज ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ी 3 इक्वेशन, तो उसमें एक इक्वेशन एस इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी, इसका यूज किया हमने। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब फ्रीली फॉल करते तो हम उसको स्टार्टिंग कोई स्पीड नहीं देते, तो इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग स्पीड जिसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड, वो होगी 0, तो वो 0 पुट करके एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। अब एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो जब किसी चीज को हम फ्रीली फॉल करेंगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो सरफेस पे जाके गिरेगी, तो वो होगी हाइट, तो एस की जगह एच आ गया। और एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा लग रहा है, अर्थ के कारण, उसका क्या नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी पर कितना है, 2h अपॉन टी। हाइट हम कैसे निकालेंगे कि कितनी हाइट से उसको हमने नीचे छोड़ा, ये हाइट है, तो हम यहाँ ग्राउंड से निकाल लेंगे 1 मीटर 2 मीटर जितनी भी है। टाइम कैसे निकालेंगे, जब इसको छोटा था तब का टाइम, और जब ये नीचे गिरी तब का टाइम। ठीक है, स्टॉप वॉच से हम वो निकाल लेंगे टाइम की कितने टाइम बाद ये नीचे गिरी। तो हमने ऐसा ही किया और उससे हम निकाली वैल्यू, वो भी कितने 9.8 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये भी ठीक है, और ये भी, यहाँ से हमने कैलकुलेशन की वो भी वही आ रही है, और एक्सपेरिमेंटली भी वो भी वही आ रही है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड ये, लेकिन ये अर्थ के लिए है। लेकिन अर्थ पे भी ये होता है कि ये फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये देखो यह 9.8 कब आई है, जब हमने यहाँ हाइट क्या ली थी, बहुत छोटी, कि छोटी हाइट है। अब मान लो हाइट ऊपर और जाते जाएंगे हाइट, तो हाइट बढ़ती जाएगी, और उस टाइम नेगलेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट जैसे उसको हम कब कर सकते हैं नेगलेक्ट, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 10 किलोमीटर तक उसको कर सकते हैं। तो जब हाइट बढ़ती जाएगी तब हम उसको वो नहीं करेंगे नेगलेक्ट, इसका मतलब तब वो नहीं करेंगे नेगलेक्ट, तो उसकी वैल्यू ये नहीं आएगी 9.8। ठीक है, तब ये टर्म बढ़ती जाएगी नीचे वाली, और नीचे वाली टर्म बढ़ती जाएगी तो ऊपर वाली क्या होती जाएगी, सॉरी फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो आगे हम इसमें यही पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे भी 9.8 सरफेस पे होती है, क्योंकि ये एच हाइट जो ली है वो ऑलमोस्ट सरफेस ही हो गया उसका, क्योंकि यहाँ पे जब है ऑब्जेक्ट तो ये कितना हो गया 2 मीटर 3 मीटर, तो अर्थ के जो रेडियस के कंपेरिजन बहुत छोटा है, अर्थ के रेडियस कंपेरिजन में तो ये लगेगा कि ये सरफेस पे ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसलिए ये सरफेस पे ही है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ही होती है इसकी वैल्यू, या 9.8। तो 9.8 यही है, बाकी जगह ऊपर जाएंगे तो कम होती जाएगी, ठीक है, नीचे जाएंगे तो भी कम होती जाएगी, तो सरफेस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये यही करेंगे डिस्कस कि अर्थ के जो सरफेस, अर्थ के ऊपर जो वैल्यू है ये 9.8 ये फिक्स है क्या,
लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है। कहाँ पे चेंज होती है, कहाँ पे जैसे 9.8 से ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है, वो देखेंगे जैसे भी, ठीक है। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें हम यहाँ पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ जी कैसे कैसे अर्थ पे भी चेंज करती है। थैंक यू।